क्या वे पहले ही पकड़े जा चुके हैं? शिव शिंगवन ने धीमे स्वर में कहा, अभी कोई जल्दबाजी मत करो। पहले हालात समझ लेते हैं। संभव है वे हमारे लिए ना आए हों। लेकिन उसके शब्द पूरे होते ही बाहर से सैनिकों की गर्जना गूंज उठी। अंदर छिपे जासूसों, तुम चारों ओर से घिरे हो। तुरंत आत्मसमर्पण करो। सराय में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। सराय का मालिक वैनरेन ले के पास पहुंचा। स्वामी, क्या हुआ है? मू चांगतियन ने शांत स्वर में कहा, कुछ घुसपैठिए भीतर छिपे हैं। सभी को बाहर निकाल दो। लड़ाई शुरू हुई तो निर्दोष लोग फंस सकते हैं। नुकसान की भरपाई राजकुमार निवास करेगा। उधर झानहोंग और शिव शिंगवन अब भी स्थिर थे। उन्हें विश्वास था कि शायद बात उनके बारे में नहीं है। तभी एक अदृश्य शक्ति ने क्षण भर के लिए उनके शरीर को छुआ। एक अजीब दबाव महसूस हुआ, फिर सब सामान्य हो गया। उसी समय शुवान युवान चाओगे की आवाज आई, वे दूसरी मंजिल पर हैं, आगे बढ़ो। अगले ही पल दूसरी मंजिल पर विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। कमरा कांप गया। अब छिपना व्यर्थ था। दोनों खिड़की से नीचे कूद पड़े। सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी की, पर उनकी रक्षा ऊर्जा के सामने वह बेअसर रही। झानहोन की नजर तुरंत वैनरेन ले और मू चांगतियन पर टिक गई। उनका विशिष्ट कवच बता रहा था, यही लक्ष्य है। वह मुस्कुराया, ओल्ड शिव, किस्मत हमारे साथ है। दोनों बिजली की तरह उनकी ओर बढ़े। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पास खड़ा वृद्ध व्यक्ति साधारण नहीं है। जैसे ही वे प्रहार करने पहुंचे, अचानक एक भारी दबाव उन पर टूट पड़ा। मानो अदृश्य पर्वत उनके ऊपर रख दिया गया हो। उनकी रक्षा ऊर्जा बिखर गई। शरीर मानो जकड़ लिया गया। उसी क्षण मू चांगतियन और वैनरेन ले ने अवसर नहीं गंवाया। दो सटीक वार और सब समाप्त। क्षण भर पहले जो दो महान योद्धा आत्मविश्वास से भरे थे, अब निःशब्द पड़े थे। ये केवल मास्टर स्तर के सेनानायकों की शक्ति नहीं थी। वास्तविक निर्णायक शक्ति उस दिव्य साधक की थी, जिसने कुछ श्वासों के लिए उन्हें पूर्णतः निष्क्रिय कर दिया। युद्धभूमि में निर्णय पल भर में होता है, और वही पल उनके जीवन का अंतिम पल बन गया। बाकी सैनिक भी शीघ्र परास्त कर दिए गए। अग्निबंदूकों के सामने उनका प्रतिरोध टिक नहीं पाया। मू चांगतियन ने शांत आंखों से दृश्य देखा। महान गुरु, कभी राज्यों की रीढ़ माने जाने वाले, और आज एक दिव्य साधक की उपस्थिति में पल भर में समाप्त। वह मन ही मन समझ गया, दिव्य साधक की शक्ति सचमुच भयावह होती है। ये संसार सचमुच बदलने वाला है। आने वाले समय में जिस भी राजवंश के पास दिव्य साधक नहीं होगा, उसका अस्तित्व टिकना कठिन होगा। अब महान गुरु किसी राष्ट्र के स्तंभ नहीं रहेंगे। उनकी जगह दिव्य साधक लेंगे और वही किसी राज्य की असली नींव बनेंगे। सौभाग्य से उत्तर देश के पास एक दिव्य साधक है। मू चांगतियन के हृदय में गहरा संतोष उमड़ आया। उसे लगा कि उत्तर देश का भविष्य अब अटल है। यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तर देश समस्त भूमियों को एक कर देगा और उत्तरी राजकुमार समस्त संसार का स्वामी बनेगा। शायद उसी उत्साह के कारण अचानक मू चांगतियन ने महसूस किया कि उसके भीतर की साधना तीव्र गति से उभर रही है। वह कुछ कह पाता, उससे पहले ही उसके बगल में खड़े वैनरेन ले के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूटी और आसपास फैल गई। क्षण भर में मू चांगतियन समझ गया, वैनरेन ले की युद्ध आभा अब उससे कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वैनरेन ले के चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, मानो ये घटना सामान्य हो। संकोच से मू चांगतियन ने पूछा, जनरल वैनरेन, क्या आपने अभी महान गुरु स्तर में प्रवेश कर लिया? वैनरेन ले ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, शायद अभी अभी एक बाधा टूट गई। मू चांगतियन मन ही मन चकित रह गया। यदि वह स्वयं महान गुरु बनता तो शायद अपने उत्साह को छिपा न पाता। अब जब अग्निशस्त्रों का युग प्रारंभ हो चुका था, महान गुरु स्तर ही वह सीमा था जो साधारण और असाधारण के बीच रेखा खींचता था। महान गुरु से नीचे का व्यक्ति, चाहे जितना भी कुशल हो, अग्निशस्त्रों के सामने असुरक्षित था। पर महान गुरु उस रेखा को पार कर चुका होता है। तभी शुवानयुवान चाओगे मुस्कराते हुए बोले, जनरल वैनरेन, अंततः आपने भी वह सीमा पार कर ली। मैं लौटकर राजा को ये शुभ समाचार अवश्य दूंगा। वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मू चांगतियन ने पूछा, क्या आचार्य अब लौटने का विचार कर रहे हैं? शुवानयुवान चाओगे ने उत्तर दिया, हाँ, झानहोंग और शिव शिंगवन अब नहीं रहे, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। और अब जब यूपिंग क्षेत्र में एक महान गुरु तैनात है, तो महान वु की शेष सेना का अंत करना कठिन नहीं होगा। इन उथल पुथल भरे समय में मेरा शीघ्र लौटना आवश्यक है।
यान क्षेत्र और उत्तरी राजकुमार निवास की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मु चांगतेन ने आदर से कहा, आप सही कहते हैं आचार्य। युवान चाओगे ने अंतिम बार दोनों को देखा और कहा, आगे का दायित्व तुम दोनों पर है। मैं प्रस्थान करता हूँ। वचन समाप्त होते ही उनका स्वरूप पल भर में विलीन हो गया। कुछ क्षण बाद मु चांगतेन और वेनरेन ले ने स्वयं को संभाला और सैनिकों को व्यवस्था और सफाई के निर्देश देने लगे। अगले कई दिनों तक दोनों ने सेना का नेतृत्व करते हुए यूपिन क्षेत्र में छिपी महान वू की टुकड़ियों का पीछा किया। उधर जंगलों में छिपी 2 लाख की सेना को अपने सेना नायकों की असफलता का समाचार मिल चुका था। प्रारंभ में उन्हें विश्वास नहीं हुआ। झान होंग और शिव शिंगवन जैसे महान गुरु स्तर के सेनानायक इतनी सरलता से कैसे हार सकते हैं। पर जैसे जैसे समय बीता, उत्तर देश की सेना उनकी गतिविधियों पर निगाह रखती रही और उनके सेनानायक लौटकर नहीं आए, संदेह धीरे धीरे सत्य में बदल गया। फिर भी जब तक अंतिम पुष्टि न हो जाए, वे कोई बड़ा कदम उठाने का साहस नहीं कर पाए। लगभग आधे महीने तक वे जंगलों में छिपे रहे। रसद कम पड़ने लगी, मनोबल टूटने लगा, कुछ सैनिक भागने लगे। जब भगोड़े पकड़े गए तो पूरी सेना का ठिकाना उजागर हो गया। उत्तर देश की सेना ने शीघ्र ही घेराबंदी कर ली। अब तक महान वू की सेना का उत्साह समाप्त हो चुका था। तोपों की गर्जना, रसद की कमी और अपने सेनानायकों का न लौटना, इन सब ने उनकी इच्छा शक्ति को कुचल दिया था। अंततः एक मास्टर स्तर के उपसेनानायक आगे आए और 2 लाख सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। इस प्रकार महान वू और उत्तर देश के बीच युद्ध का प्रथम चरण समाप्त हुआ। अब चाल चलने की बारी उत्तर देश की थी। रात के अंधेरे में भारी कवच पहने सैनिकों की एक टुकड़ी तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। जंगल से गुजरते समय अचानक एक घुड़सवार संदेशवाहक बेतहाशा दौड़ता हुआ आया और सीधे उनसे टकराकर नीचे गिर पड़ा। वह मृत्यु के कगार पर प्रतीत हो रहा था। उनके नेता हे रान ने सेना को रुकने का आदेश दिया और घायल सैनिक से पूछा कि यूपिन काउंटी में क्या हुआ। सैनिक ने अंतिम शक्ति जुटाकर बताया कि सेनापति झान और सेनापति शू पर भारी संकट आ पड़ा है। फिर वह बेहोश हो गया। स्पष्ट था कि वह बिना विश्राम किए ये समाचार पहुंचाने आया था। हे रान ने रिपोर्ट पढ़ी तो स्तब्ध रह गया। उनकी टुकड़ी उत्तर इसलिए जा रही थी ताकि महान वू की मुख्य सेना की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सके। पर रिपोर्ट में लिखा था कि महागुरु स्तर के दोनों सेनापति झान होंग और शू शिंगवन लापता हो गए हैं और 2 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यदि यह समाचार राजधानी पहुंचा तो सम्राट का क्रोध भड़क उठेगा। यद्यपि रिपोर्ट में उन्हें केवल लापता बताया गया था, हेरान समझ गया कि उनके साथ अनिष्ट हुआ है। वे लिंगियुन नगर में शत्रु के 2 उच्च सैन्य अधिकारियों की हत्या करने गुप्त मिशन पर गए थे और लौटकर नहीं आए। इसका अर्थ था कि शत्रु राज्य के पास या तो महागुरु स्तर की शक्ति है या ऐसे घातक हथियार हैं जो महागुरु को भी मार सकते हैं। यह विचार ही भयावह था। उसने पीछे अपनी 20,000 भारी घुड़सवार सेना की ओर देखा और समझ गया कि यदि वे सीधे मोर्चे पर पहुंचे तो शायद नष्ट हो जाएं। इसलिए उसने तुरंत विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सैनिकों को राजधानी भेज दिया। कुछ दिनों बाद दरबार में असामान्य शांति थी। सम्राट गंभीर और चिंतित मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। सामान्यतः मंत्री बहस करते रहते थे, पर आज सब मौन थे। मुख्य प्रश्न था, युद्ध जारी रखा जाए या उत्तर राज्य से संधि की जाए। अधिकांश मंत्री मन ही मन शांति चाहते थे, क्योंकि शत्रु के रहस्यमयी और विनाशकारी हथियारों के सामने युद्ध जारी रखना भारी जनहानि का कारण बन सकता था और विजय की कोई गारंटी नहीं थी। कुछ तो ये भी सोच रहे थे कि पहले संधि कर ली जाए और बाद में किसी तरह उन हथियारों का रहस्य हासिल कर लिया जाए। लेकिन सम्राट समझौता करने वालों में से नहीं थे। वे इसे कमजोरी मानते थे, इसलिए कोई भी खुलकर शांति का प्रस्ताव रखने का साहस नहीं कर पा रहा था। अंततः चाय जिलियांग ने आगे बढ़कर कहा कि वर्तमान परिस्थिति में शांति ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने तर्क दिया कि शत्रु ने यूपिन पर कब्जा करने के बाद आगे बढ़ना बंद कर दिया है, जिससे लगता है कि वे पूर्ण आक्रमण नहीं चाहते। ये सुनकर सम्राट का चेहरा और कठोर हो गया। तभी एक अन्य मंत्री क्रोधित होकर खड़ा हुआ और चाय पर आरोप लगाया कि वे शत्रु का मनोबल बढ़ा रहे हैं और अपने ही साम्राज्य का गौरव घटा रहे हैं। इस प्रकार दरबार गहरे तनाव, भय और असमंजस में डूब गया। साम्राज्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां लिया गया निर्णय उसके भविष्य का भाग्य तय करने वाला था। दरबार में तनाव पहले से ही भारी था। तभी सम्राट ने क्रोध से भरी दृष्टि चाय जिलियांग पर टिकाते हुए पूछा कि यदि उत्तर राज्य आगे नहीं बढ़ रहा
तो उसका कारण क्या है? चाय ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उत्तर राज्य अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि किसी बड़े साम्राज्य का पूर्ण विनाश कर सके। यदि वह दक्षिण की ओर लगातार बढ़ता तो अन्य महान राजवंश उसके विरुद्ध एकजुट हो सकते थे। इसलिए संभव है कि उसने केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और बड़े राज्यों को चेतावनी देने के लिए यूपिंग पर अधिकार किया हो। चाय ने यह भी संकेत दिया कि यदि उत्तर का राजकुमार सचमुच विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता है, तो उसका पहला लक्ष्य महान सम साम्राज्य का सिंहासन होगा, न कि तत्काल महान वो पर पूर्ण आक्रमण। सम्राट ये सुनकर विचारमग्न हो गए। तभी बाहर से एक सैनिक की ऊंची आवाज आई, यूपिंग से अत्यावश्यक समाचार। सभा और अधिक स्तब्ध हो गई। सबके मन में आशंका उठी कि कहीं शत्रु सेना दक्षिण की ओर बढ़ तो नहीं गई। संदेशवाहक ने आकर सूचना दी कि दोनों महान सेनापति लापता हैं और 2 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सुनते ही सभा में हड़कंप मच गया। झान होंग और शू शिंगवन जैसे स्तंभ अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? वे साम्राज्य की शक्ति के प्रतीक थे। सम्राट ने पत्र पढ़ा और बताया कि दोनों सेनापति लिंग्युन नगर में शत्रु के उच्च सैन्य अधिकारियों की हत्या के लिए गए थे, पर वहां पहुंचकर रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। उनके नेतृत्व के बिना सेना ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। ये कहते हुए सम्राट ने क्रोध में सिंहासन पर प्रहार किया, जिससे उसका एक भाग टूट गया और उनके शरीर से निकली आभा ने अनेक दरबारी अधिकारियों को भयभीत कर दिया। सभा पर भारी दबाव छा गया। कुछ समय बाद सम्राट ने पूछा कि क्या दोनों सेनापति देशद्रोही बने या शहीद हुए। अधिकांश मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि वे जीवन भर निष्ठावान रहे हैं, उनके परिवार यही हैं, वे विश्वासघात नहीं कर सकते। वास्तव में यदि उन पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध होता तो उनके परिवारों पर भी भीषण दंड आता। इसलिए दरबारियों ने यही मानना उचित समझा कि वे किसी षड्यंत्र का शिकार होकर वीरगति को प्राप्त हुए। चाय जिलियांग ने भी यही मत रखा। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर राज्य के पास महागुरु स्तर के योद्धा और रहस्यमय अस्त्र हैं। संभव है दोनों सेनापति किसी जाल में फंस गए हों। सम्राट इस पर गहरे विचार में डूब गए, क्योंकि महागुरु स्तर के योद्धा का इस प्रकार बिना संघर्ष के लुप्त हो जाना असामान्य था। लगभग 15 मिनट तक सभा में पूर्ण मौन रहा। अंततः सम्राट ने सभा स्थगित करने की घोषणा की और बिना कुछ और कहे चले गए। इसके बाद आधे महीने तक दरबार नहीं लगा। राजधानी में अफवाह फैल गई कि सम्राट गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। साम्राज्य अनिश्चितता, भय और राजनीतिक तनाव के दौर में प्रवेश कर चुका था। सम्राट के अचानक अस्वस्थ हो जाने से दरबार में अफरा तफरी मच गई। यूपिंग में उत्तर राज्य की सेना डेरा डाले बैठी थी और किसी भी क्षण दक्षिण की ओर बढ़ सकती थी। ऐसे समय में स्वयं सम्राट का शासन से लगभग दूर हो जाना स्थिति को और गंभीर बना रहा था। हालांकि कुछ समय बाद सम्राट ने एक शाही आदेश जारी किया कि राजकुमार वुमिंग उत्तर राज्य जाकर संधि वार्ता का नेतृत्व करेंगे। ये सुनकर राजकुमार लुई के गुट के अधिकारी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। शांति वार्ता का दायित्व वास्तव में जोखिम भरा था। एक ओर सम्राट अपने कठोर और युद्धप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन भर युद्ध किए थे और कभी किसी से संधि नहीं की थी। अब यदि पराजय के बाद शांति की पहल करनी पड़ रही थी तो यह उनके गौरव पर एक धब्बे जैसा था। भविष्य में वे इस घटना को याद कर राजकुमार वुमिंग के प्रति अप्रसन्न हो सकते थे। दूसरी ओर युद्ध में हार के कारण उत्तर राज्य निश्चित ही भारी शर्तें रखेगा, भूमि, धन और अन्य रियायतें। यदि वार्ता ठीक से न हुई और साम्राज्य को अधिक नुकसान उठाना पड़ा तो वुमिंग का उत्तराधिकारी बनने का सपना समाप्त हो सकता था। उधर वू जुनवान ने भी स्वयं को इस मिशन के लिए चुने जाने की भरपूर कोशिश की, पर सम्राट ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। यहां तक कि चाय जिलियांग के आग्रह करने पर भी सम्राट ने न केवल प्रस्ताव ठुकराया बल्कि चाय का पद भी घटा दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि सम्राट का विश्वास जुनवान पर से उठ चुका है और उनका राजनीतिक भविष्य लगभग समाप्त हो गया है। दृश्य अब उत्तर राज्य की ओर बदलता है। वहां मौसम शांत और सुहावना है। युद्ध का पहला चरण समाप्त हो चुका है और अब संधि वार्ता की तैयारी चल रही है। लू चेन अपने आंगन में पत्नियों और उपपत्नियों के साथ विश्राम करते हुए चाय पी रहे हैं। वे हल्के फुल्के अंदाज में बच्चे से खेल रहे हैं, मानो युद्ध की चिंता उनसे दूर हो। इसी बीच डोंगफांग लोंग्यू, जो समाचार कार्यालय में कार्य कर रही थी, राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करने वहां पहुंची। उनका उद्देश्य था ये जानना कि वार्ता में उत्तर राज्य किन शर्तों को आगे रखेगा ताकि जनमत को उसी दिशा में तैयार किया जा सके।
लू चेन ने कहा कि अंतिम निर्णय तो परिषद में विचार विमर्श के बाद होगा, पर उनके निजी विचार स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति के रूप में पहले सोना फिर भूमि की मांग की जाएगी। साथ ही महानवू को अधिक व्यापारिक नगर खोलने होंगे और भविष्य में दोनों राज्यों के बीच व्यापार उत्तर राज्य की नई मुद्रा में होगा। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी, भविष्य में प्रतिशोध रोकने के लिए महानवू को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बंधक के रूप में भेजना होगा। ये सुनकर उपस्थित सभी महिलाएं चौंक गईं। वे समझ गईं कि यह साधारण बंधक की बात नहीं है। डोन फाग लोंग्यू ने तुरंत पूछा कि बंधक कौन चुनेगा। लू चेन ने स्पष्ट कहा कि चयन उत्तर राज्य करेगा, क्योंकि यदि निर्णय महानवू पर छोड़ा गया तो वे किसी महत्वहीन व्यक्ति को भेज सकते हैं, जिससे बंधक की अवधारणा निरर्थक हो जाएगी। अब सभी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या लू चेन ने पहले से किसी विशेष व्यक्ति को बंधक के रूप में सोच रखा है? वातावरण एक बार फिर राजनीतिक तनाव और रणनीतिक चालों से भर गया। आगे की चाल दोनों राज्यों के भविष्य का संतुलन तय करने वाली थी। डोन फाग लोंग्यू के प्रश्न के बाद आंगन में बैठी सभी महिलाओं की निगाहें लू चेन पर टिक गईं। सबके मन में एक ही शंका थी, क्या वह बंधक वही है जिसके बारे में वे सोच रही हैं? लू चेन ने हल्की झिझक के साथ बात टालने की कोशिश की, पर वांग चिंगजी मुस्कुराकर सीधे पूछ बैठी कि क्या वह महानवू की राजकुमारी को ही बंधक बनाना चाहते हैं। लू चेन ने पहले तो कहा कि उनका विचार राजकुमार लू यी को बंधक बनाने का था, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत बात मोड़ते हुए कहा कि यदि महत्व और क्षमता की बात करें तो वू जुनवान ही अधिक उपयुक्त है। यद्यपि उसका राजकुमारी का पद छीन लिया गया है, फिर भी वह महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली है और भविष्य में फिर उभर सकती है। इसलिए उसे बंधक बनाना अधिक प्रभावी होगा। महिलाएं भीतर ही भीतर मुस्कुराईं, क्योंकि वे समझ रही थीं कि लू चेन के मन में आरंभ से ही वू जुनवान का नाम रहा होगा। फिर शाओ वेन्याओ ने भोलेपन से पूछा कि यदि राजकुमारी उत्तर राज्य में बंधक बनकर आएगी, तो क्या ये विवाह संधि नहीं कहलाएगा? इस प्रश्न पर सब हंस पड़े। चू यूकिन ने समझाया कि बंधक और विवाह संधि अलग बातें हैं। बंधक अस्थायी होता है और सिद्धांततः अपने देश लौट सकता है, जबकि विवाह संधि में स्त्री दूसरे राज्य का स्थायी हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब शाओ वेन्याओ ने पूछा कि यदि राजकुमारी राजमहल में रहेगी तो क्या वह राजकुमार की स्त्री नहीं मानी जाएगी, तो क्षण भर के लिए वातावरण असहज हो गया। लू चेन ने औपचारिक तर्क दिया कि बंधक को निगरानी में रखना आवश्यक है, इसलिए उसे राजमहल में ही रखा जाएगा। झो योयो ने चुटकी लेते हुए पूछा कि यदि अंततः राजकुमारी वापस नहीं लौटेगी तो सीधी विवाह संधि क्यों नहीं की जाती? इस पर लू चेन ने हंसी मजाक में उसे डांट दिया और स्पष्ट किया कि बंधक और विवाह संधि को मिलाना उचित नहीं। तभी येलेव नान्यन ने राजनीतिक दृष्टिकोण से समझाया कि यदि विवाह संधि होती तो महानवू का सम्राट लू चेन का संबंधी बन जाता। भविष्य में यदि दोनों राज्यों में फिर युद्ध हुआ तो उत्तर राज्य नैतिक रूप से कमजोर स्थिति में आ जाता। इसलिए बंधक का विकल्प अधिक रणनीतिक है, ये दबाव भी बनाए रखेगा और भविष्य की स्वतंत्रता भी। शाओ वेन्याओ ने अंततः बात समझी और कहा कि बंधक शब्द का उपयोग करना एक चतुर चाल है। इससे महानवू राजकुमारी को भेजने के लिए सहमत हो सकता है, जबकि विवाह संधि के लिए शायद कभी तैयार न होता। इस प्रकार हल्की हंसी मजाक के बीच भी राजनीति की गहरी चालें छिपी थीं। लू चेन स्पष्ट रूप से केवल व्यक्तिगत इच्छा से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति को ध्यान में रखकर कदम बढ़ा रहे थे। जैसे ही वू मिन की नजर अखबार की आखिरी पंक्ति पर पड़ी, बंधक, उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। वह तुरंत समझ गया कि उत्तर देश केवल भूमि और क्षतिपूर्ति पर ही नहीं रुकेगा। बंधक की मांग का अर्थ था दीर्घकालिक नियंत्रण। यदि महानवू से कोई राजपरिवार का सदस्य उत्तर देश भेजा जाता है तो ये केवल अस्थायी शांति का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक दबाव का स्थायी साधन बन जाएगा। वू मिन के मन में तुरंत कई संभावनाएं दौड़ने लगीं। क्या उत्तर देश किसी राजकुमार को बंधक बनाना चाहता है? क्या यह उसी पर लक्षित चाल है, या फिर किसी और पर, जैसे राजकुमार लुई? लेकिन उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि यदि बंधक की मांग सार्वजनिक रूप से उठी तो महानवू की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचेगी। भूमि और धन देना पराजय का परिणाम माना जा सकता है, परंतु राजपरिवार के सदस्य को बंधक भेजना ये तो स्पष्ट अधीनता का संकेत होगा। उसे ये भी संदेह हुआ कि यह समाचार यूं ही नहीं छापा गया। पूर्वी समाचार एजेंसी द्वारा इस प्रकार की चर्चा प्रकाशित करना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। पहले अफवाह फैलाओ, फिर उसे वार्ता की मेज पर औपचारिक प्रस्ताव बना दो।
इससे जनता और दरबार दोनों को मानसिक रूप से तैयार किया जा सके। वू मिंग ने गहरी सांस ली। यदि वास्तव में बंधक की मांग उठती है तो वह स्वयं इस जाल में फंस सकता है। उसके पिता सम्राट पहले से ही उससे असंतुष्ट हैं। यदि उत्तर देश किसी राजकुमार की मांग करे तो क्या उसे ही आगे कर दिया जाएगा। उसने अखबार को मोड़ा और कुछ देर तक मौन बैठा रहा। उसे महसूस हुआ कि चाय जिलियांग के शब्दों के पीछे की मंशा किसी से छिपी नहीं थी। दरबार में उपस्थित अधिकांश मंत्री जानते थे कि वह राजकुमारी जुनवान के कट्टर समर्थक हैं। नाजुक काया का तर्क केवल बहाना था। असली कारण था कि यदि राजकुमारी उत्तर देश चली गई तो उनके गुट की शक्ति तुरंत ढह जाएगी। दरबार में क्षणिक सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने सिर झुकाए रखे, पर उनके मन में गणना चल रही थी, यदि जुनवान राजधानी से हटती हैं तो सत्ता का संतुलन बदल जाएगा। युवराज गुट और द्वितीय राजकुमार गुट, जो सामान्यतः एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, इस विषय पर एकमत थे। मार्शल सम्राट ने सिंहासन पर बैठे बैठे चाय जिलियांग को घूरा। उनकी दृष्टि में क्रोध भी था और परीक्षा भी। वे भली भांति समझते थे कि दरबार की राय अचानक क्यों बदली है। पहले राजवंश की प्रतिष्ठा का हवाला देकर बंधक का विरोध किया गया और अब वही लोग राज्यहित का तर्क देकर राजकुमारी को भेजने का समर्थन कर रहे हैं। कुछ क्षण बाद सम्राट ने धीमे स्वर में पूछा, तो चाय, तुम्हारा मत है कि हम उत्तर देश की शर्त अस्वीकार कर दें? चाय जिलियांग ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, ये प्रजा और राजवंश दोनों के सम्मान का प्रश्न है। यदि किसी को बंधक भेजना ही हो तो किसी अन्य उपाय पर विचार किया जा सकता है, पर राजकुमारी को नहीं। ये सुनते ही युवराज गुट के कुछ मंत्री भीतर ही भीतर मुस्कुराए। वे जानते थे कि अन्य उपाय का अर्थ क्या हो सकता है, कोई कम प्रभावशाली राजकुमार। परंतु उत्तर देश इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होगा। मार्शल सम्राट ने दरबार पर दृष्टि डाली और कठोर स्वर में कहा, तुम सबकी निष्ठा सचमुच प्रशंसनीय है। जब बंधक की बात हुई तो तुमने कहा राज्य की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। जब जुनवान का नाम आया तो कहा राज्यहित सर्वोपरि है। उनके शब्दों में व्यंग्य स्पष्ट था। मंत्री और भी झुक गए। सम्राट के मन में भी द्वंद्व था। वे जानते थे कि जुनवान की शक्ति और महत्व उनके ही संरक्षण से उत्पन्न हुआ था। यदि वह उत्तर देश जाती है तो एक ओर राजवंश की स्थिरता बनी रह सकती है, पर दूसरी ओर उनकी सबसे सक्षम संतान राजनीतिक शतरंज की बिसात से हट जाएगी। दरबार की हवा भारी हो चुकी थी। ये केवल एक शांति समझौते की शर्त नहीं थी, यह महान वू की उत्तराधिकार राजनीति का निर्णायक मोड़ बन सकती थी। दरबार में सम्राट का निर्णय सुनते ही शक्ति संतुलन मानो एक ही क्षण में बदल गया। जिन मंत्रियों ने कुछ दिन पहले राज्य की प्रतिष्ठा का ढोल पीटा था, वही अब राज्यहित के नाम पर चुपचाप संतुष्ट खड़े थे। चाय जिलियांग अकेले पड़ चुके थे। उनका विरोध सम्राट की अंतिम घोषणा के आगे अर्थहीन हो गया। मार्शल सम्राट ने जब साफ शब्दों में कह दिया कि राजकुमारी जुनवान ही उत्तर देश जाएंगी, तब ये केवल एक कूटनीतिक निर्णय नहीं था, यह उत्तराधिकार की राजनीति में एक निर्णायक चाल थी। सम्राट ने बाहरी रूप से ज्येष्ठ पुत्री का दायित्व कहा, पर भीतर वे जानते थे कि एक अत्यधिक सक्षम संतान राजधानी में रहकर शक्ति संतुलन को चुनौती दे सकती है। ग्रीन क्लाउड पैलेस में बुलावे के बाद हुई बातचीत और भी सूक्ष्म थी। सम्राट ने पहले पराजय का दोष याद दिलाया, फिर राज्य के भविष्य का भय दिखाया और अंत में एक विशाल प्रलोभन, क्राउन प्रिंसेस का पद। ये गाजर और छड़ी की नीति थी। वो जुनवान मूर्ख नहीं थी। उन्हें समझ आ गया कि यह वादा उतना ही ठोस है जितनी हवा। यदि सचमुच उन्हें उत्तराधिकारी बनाना होता तो ये घोषणा पहले ही हो चुकी होती। अब जब उनके समर्थक बिखर चुके थे और दरबार में उनका गुट कमजोर पड़ चुका था, तब ये प्रस्ताव केवल उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखने का उपाय था। फिर भी उन्होंने सहमति दे दी, क्योंकि राजनीति में कभी कभी झूठा वादा भी अवसर बन सकता है। यदि वे उत्तर देश जाएंगी तो वहां केवल बंधक बनकर नहीं रहेंगी, वहां वे एक नया खेल शुरू कर सकती हैं। मार्ग में लौटते समय उनके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान इसी संकेत की थी। वे जानती थी कि उनके पिता उन्हें मोहरा समझ रहे हैं, परंतु शतरंज में कभी कभी वही मोहरा अंत में रानी बन जाता है। उन्हें उस युवा उत्तर राजकुमार की बात याद आई जब उसने संकेत दिया था कि एक दिन महान वो स्वयं उन्हें उत्तर देश भेज देगा। वह बात अब भविष्यवाणी बन चुकी थी। अब प्रश्न यह नहीं था कि वे जाएंगी या नहीं, प्रश्न ये था कि उत्तर देश पहुंचकर वे किसकी चाल बनेंगी, अपने पिता की, उत्तर राजकुमार की, या अपनी स्वयं की। और वू जुनवान ने मन ही मन निश्चय कर लिया, यदि उन्हें बंधक
बनाकर भेजा जा रहा है तो वे वहीं से अपना साम्राज्य गढ़ेंगी। जब महान वू का दूतमंडल उत्तर देश पहुंचा तो लू चेन ने आधे महीने तक उन्हें दरबार में बुलाया ही नहीं। वह उन्हें ऐसे अनदेखा कर रहा था जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो। दूतमंडल बस इंतजार करता रहा, लेकिन वू मिन को कोई जल्दी नहीं थी। वह महान वू के राजदरबार से खबर और अपने पिता सम्राट का आदेश आने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में एक ही बात थी कि अगर इस बार राजकुमारी जुनवान को बंधक बनाकर उत्तर देश भेजा जा सके तो लंबा इंतजार भी सफल माना जाएगा। उधर उत्तर राजमहल में लू चेन अपनी मेज पर बैठा राजकाज के कागज देख रहा था। उसके पास ही वांग छिंसी खड़ी थी और उसे अलग अलग राज्यों की खबरें सुना रही थी। अब वर्षश्रवण भवन का काम फिर से वांग छिंसी संभाल रही थी। ये गुप्त संस्था पहले ही उजागर हो चुकी थी और बड़े बड़े राज्य जान चुके थे कि यह उत्तर राजमहल के अधीन है। फिर भी इस बार उत्तर देश ने महान वू को आसानी से हरा दिया था, इसलिए कोई भी राज्य वर्षश्रवण भवन के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब ये संस्था खुलेआम अलग अलग राज्यों से खबरें जुटा रही थी, यहाँ तक कि महान वू की राजधानी में भी इसकी शाखाएं काम कर रही थीं। दूसरी ओर जरीदार प्रेरी भी अपनी अलग व्यवस्था से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दोनों की व्यवस्था अलग थी और खबरें अपने अपने रास्ते से लू चेन तक पहुंचती थीं। कई बार खबरें एक जैसी होती, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती जो एक संस्था को पता चलती और दूसरी को नहीं। लू चेन को यह व्यवस्था पसंद थी क्योंकि इससे दोनों एक दूसरे पर नजर भी रखती थीं। इसी बीच वांग छिंसी मुस्कुराकर बोली, महाराज, लगता है महान वू की वह अप्सरा जैसी सुंदरी जल्द ही आपकी दासी बन जाएगी। ये सुनकर लू चेन ने लिखना रोक दिया और शांत स्वर में बोला, छिंसी, लगता है तुम्हें काफी दिनों से सजा नहीं मिली है, इसलिए फिर शरारत सूझ रही है। वांग छिंसी ने आह भरी और नाटक करते हुए बोली, हाय, अब तो आप बदल गए हैं। जब से मुरोंग श्वे आए हैं आपको मेरी परवाह ही नहीं रही। ये कहते हुए उसने ऐसे अभिनय किया मानो रो रही हो। लू चेन हल्का सा हंसा और अपनी शक्ति से उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। माहौल बदल ही रहा था कि बाहर से सेवक की आवाज आए, महाराज, सेनापति लियांग भेंट की अनुमति चाहते हैं। लू चेन ने तुरंत वांग छिंसी को छोड़ दिया। उसके मन में हल्की सी निराशा हुई क्योंकि पल भर में उनका एकांत टूट गया था। अब जैसे जैसे उत्तर देश की ताकत बढ़ रही थी, लू चेन का समय और भी कम होता जा रहा था। राजकाज बढ़ रहा था और उसके पास अपने लोगों के लिए समय घटता जा रहा था। कुछ ही क्षणों में लियांग जोंग अंदर आया और जरीदार प्रेरी द्वारा जुटाई गई खबरें बताने लगा। कई बातें वर्षश्रवण भवन की खबरों से मिलती थीं, लेकिन कुछ नई जानकारियां भी थीं। सब सुनकर लू चेन ने सोचा कि अब जब महान वू के दरबार से संपर्क का रास्ता साफ हो चुका है तो बातचीत शुरू की जा सकती है। मगर उससे पहले दबाव बनाना जरूरी था। उसने आदेश दिया कि मू छांगथियन 2 लाख सैनिकों को लेकर दक्षिण की सीमा पर डेरा डाले। खाली समय में तोपें चलाएं और हलचल बनाए रखें ताकि महान वू पर दबाव बना रहे। उधर दा युए राजवंश में सम्राज्ञी फीनिक्स सिंहासन पर ध्यानमग्न बैठी थी। तभी एक महिला सैनिक घुटनों के बल झुकी और बोली, महारानी, राजकुमारी वू उत्तर देश में बंधक बनकर जाने के लिए तैयार हो गई हैं। ये सुनते ही सम्राज्ञी ने आंखें खोल दी। उन्होंने पत्र पढ़ा और आश्चर्य से बोली, यह अजीब है। जुनवान अपने पिता की बात मानकर बंधक बनने को कैसे तैयार हो गई? वह जुनवान के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। जुनवान स्वाभिमानी थी और बंधक बनना उसे कभी स्वीकार नहीं होता। सम्राज्ञी तो सोच रही थी कि उसे सीधे दा युए ले आया जाए, लेकिन अचानक उसके इस फैसले ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद युए सम्राज्ञी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह बोली, लगता है जुनवान ने अभी हार नहीं मानी। सम्राज्ञी समझ चुकी थी कि जुनवान उत्तर देश बंधक बनकर क्यों जाना चाहती है। वह वहां के रहस्यमय हथियारों और उनकी तकनीक का राज जानना चाहती थी। अगर वह उन हथियारों के निर्माण का तरीका जान लेती तो शायद महान वू फिर से ताकत हासिल कर सकता था। लेकिन अगले ही पल सम्राज्ञी के चेहरे पर चिंता छा गई। उत्तर का राजकुमार लू चेन स्त्रियों के मामले में बदनाम था और जुनवान, वह अप्सरा जैसी सुंदर थी। अगर उसे उत्तर देश भेजा गया तो क्या लू चेन उस पर नजर नहीं डालेगा? ये सोचकर सम्राज्ञी का मन असहज हो गया। उन्होंने पर्दे के बाहर घुटनों के बल बैठी महिला सैनिक से पूछा, श्वेया इन दिनों क्या कर रही है? सैनिक ने तुरंत उत्तर दिया, महारानी, मुरोंग श्वेया अक्सर उत्तर राजमहल जाती हैं, लेकिन हर शाम वापस लौट आती हैं।
ये सुनते ही सम्राज्ञी के चेहरे पर नाराजगी झलक उठी। हर शाम वापस लौट आती है। उनकी नज़र में अगर किसी को लू चेन पर नियंत्रण पाना था तो उसे उसके और करीब जाना ही होगा। लेकिन अगर श्वेया हर रात लौट रही थी तो इसका मतलब साफ था, अब तक वह लू चेन के साथ पूरी तरह जुड़ी नहीं थी। सम्राज्ञी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, कबूतर संदेश भेजो। श्वेया को कहो कि किसी भी तरह उत्तर राजकुमार के शयन कक्ष तक पहुंचे। जुनवान जल्द ही उत्तर देश जाने वाली थी। उससे पहले लू चेन को अपने प्रभाव में लेना जरूरी था। महिला सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महारानी। सैनिक के जाते ही सम्राज्ञी बुदबुदाई, बस मेरा अभिशाप चिन्ह सही काम करे। जब तक उत्तर देश में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद उत्तर देश का राजनीतिक सभा भवन। लगभग 1 महीने इंतजार करने के बाद महान वू का दूतमंडल आखिरकार लू चेन से मिलने में सफल हुआ। इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। दूतों के लिए कोई आसन नहीं रखा गया था। वे सभी सभा के बीचों बीच खड़े थे, यहाँ तक कि वू मिंग भी। आखिर वे पराजित राज्य के प्रतिनिधि थे। वू मिंग ने सिंहासन पर बैठे लू चेन की ओर देखा। उसके मन में अपमान की आग जल रही थी। वह भी एक साम्राज्य का राजकुमार था, सिंहासन का दावेदार था, और आज उसे एक दूसरे राज्य के राजकुमार के सामने खड़ा रहना पड़ रहा था। फिर भी उसने अपने भावों को काबू में रखा। लू चेन मुस्कुराया और बोला, राजकुमार वू मिंग, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। लगता है जैसे कल ही आप यहाँ से गए थे। वू मिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद उत्तर राजकुमार को पता नहीं कि हमारा दूतमंडल यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहा है। अगर आपको खबर होती तो शायद आप पहले मिल लेते। लू चेन शांत स्वर में बोला, राजकाज बहुत था। आपके सम्राट ने जब उत्तर देश पर हमला किया तो काफी नुकसान हुआ। अब हर जगह पुनर्निर्माण चल रहा है। वू मिंग समझ गया, अब असली बातचीत शुरू होने वाली है। उसने सीधे कहा, उत्तर राजकुमार, स्पष्ट बताए, युद्ध समाप्त करने और हमारे विरुद्ध आगे हमला न करने के बदले आपको क्या चाहिए? सभा में बैठे ली रुई ने बीच में कहा, राजकुमार वू मिंग बड़े उतावले लगते हैं। असल में ऐसी बातचीत मंत्री संभालते थे। लू चेन केवल अंतिम निर्णय देता था। ली रुई आगे बोला, महान वू ने हमारे सैनिकों की जान ली, शहर नष्ट किए, जनता को बेघर किया। अगर सच में शांति चाहिए तो सच्ची भरपाई करनी होगी। वू मिंग ने तुरंत कहा, महान वू 10 मिलियन ताइल चांदी देने को तैयार है। ये सुनते ही उत्तर देश के राजकोष मंत्री खड़े हो गए। राजकुमार वू मिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे शहीद सैनिकों के परिवारों को पेंशन देने के लिए भी यह रकम कम पड़ेगी। इतने में महान वू का एक दूत आगे बढ़ा और बोला, उत्तर देश ने ज्यादा सैनिक नहीं खोए। इतनी बड़ी पेंशन की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सभा का माहौल बदल गया। उत्तर देश के अधिकारियों की आंखों में ठंडा क्रोध उतर आया। लू चेन अब तक चुप था, लेकिन उसके होठों पर जो हल्की मुस्कान थी वह बता रही थी कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। सभा में बहस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उत्तर देश के युद्ध मंत्रालय का एक अधिकारी खड़ा हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमने अब तक ये नहीं बताया कि हमारे कितने सैनिक मारे गए। फिर महान वू को कैसे पता कि हमारा नुकसान कम हुआ है? महान वू का एक दूत तुरंत बोला, उत्तर देश के पास इतने भयानक हथियार हैं कि हमारे सैनिक पास तक नहीं पहुंच पाए। ऐसे में आपके ज्यादा सैनिक कैसे मारे जा सकते हैं? ये बात कहना उनके लिए अपमानजनक था, लेकिन मुआवजा कम कराने के लिए उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ रही थी। इसके बाद दोनों तरफ से जवाबी तर्क शुरू हो गए। सभा भवन मानो बाजार बन गया। हर कोई ऊंची आवाज में अपनी बात रख रहा था। लू चेन सिंहासन पर शांत बैठा सब देख रहा था, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही न हो। काफी देर बाद वू मिंग ने गहरी सांस लेकर कहा, 25 मिलियन ताइल चांदी, यही महान वू की अंतिम सीमा है। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें लू चेन पर टिक गईं। लू चेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सिर्फ 25 मिलियन? लगता है महान वू अपने 2 लाख आत्मसमर्पण कर चुके सैनिकों को वापस नहीं लेना चाहता। ये सुनते ही वू मिंग का दिल धक से रह गया। वे 2 लाख सैनिक महान वू की असली ताकत थे। उन्हें खो देना मतलब सेना की रीढ़ टूट जाना। वू मिंग ने सीधा पूछा, उत्तर राजकुमार, आप ही कीमत बता दीजिए। लू चेन ने बिना घुमाए जवाब दिया, 30 मिलियन ताइल चांदी। वू मिंग और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। 5 मिलियन ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन 2 लाख सैनिकों के बदले ये सौदा बुरा नहीं था। लेकिन तभी लू चेन ने आगे कहा,
और 5 मिलियन ताइल सोना। सभा में हलचल मच गई। 5 मिलियन ताइल सोना। उस समय 5 मिलियन ताइल सोना 50 मिलियन ताइल चांदी के बराबर था। यानी कुल मिलाकर 80 मिलियन ताइल चांदी। महान वू का खजाना लगभग खाली हो जाता। वू मिंग ने कड़े स्वर में कहा, उत्तर राजकुमार, क्या ये कुछ ज्यादा लालच नहीं है? इतने में एक जिनी प्रेरी अंदर आया और लू चेन के कान में कुछ फुसफुसाया। लू चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय बाहर से सूचना मिली कि महान वू के कुछ और सदस्य अंदर आना चाहते हैं। लू चेन ने कहा, उन्हें अंदर आने दो। एक दूत तेजी से अंदर आया, झुककर प्रणाम किया और वू मिंग को एक पत्र थमा दिया। वू मिंग ने पत्र पढ़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ दिन पहले उत्तर देश ने 2 लाख सैनिक सीमा पर तैनात किए थे। उधर महान वू की भारी घुड़सवार सेना भी थी। उत्तर देश सिर्फ दबाव बना रहा था, हमला नहीं कर रहा था। लेकिन महान वू के एक जनरल ने सोचा कि उत्तर देश लापरवाह हो गया है। उसने 20,000 भारी घुड़सवार लेकर रात में हमला कर दिया। पर नतीजा उल्टा हुआ। हमला असफल रहा। 20,000 भारी घुड़सवार हार गए और मौका देखकर उत्तर देश की सेना आगे बढ़ी और लिंगतू काउंटी के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। पत्र पढ़कर वू मिंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पत्र मसल दिया। मूर्ख, उसने मन ही मन कहा। 20,000 बनाम 2 लाख, वह भी उत्तर देश के नए हथियारों के सामने। अब उनकी स्थिति और कमजोर हो चुकी थी। लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार वू मिंग, आप कुछ पीले लग रहे हैं। वू मिंग ने खुद को संभालते हुए कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम शांति की बात कल जारी रख सकते हैं? लू चेन ने तुरंत कहा, जरूर, आराम कीजिए। वू मिंग और उसका दल भारी कदमों से बाहर चला गया। उनके जाते ही लू चेन हंस पड़ा। महान वू सच में युद्धकला में समृद्ध है। उसे अच्छी तरह पता था, अगर यह पुराना समय होता जब तलवार और भाले चलते थे, तो 20,000 भारी घुड़सवार रात में 2 लाख पैदल सैनिकों को हिला सकते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था और एक और वजह थी मुख्य सेनापति मू छांगथेन की सतर्कता। वह पहले से अंदाजा लगा चुका था कि शांति वार्ता के समय महान वू कुछ न कुछ चाल चलेगा। इसलिए उसने पहरा ढीला नहीं किया और जैसे ही महान वू ने हमला किया, उत्तर देश तैयार था। अब वार्ता की मेज पर ताकत का संतुलन पूरी तरह लू चेन के हाथ में आ चुका था। आगे क्या होगा? क्या महान वू झुक जाएगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ पर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।